Water holds the utmost importance in Indian culture and society. It supports life on earth and is most precious resource. Major river systems of India like Ganga, Yamuna, Narmada, Mahanadi, Brahmaputra, etc. are pious and sustains life. However, rivers are not just to be worshipped merely when a pilgrim wants to ease their heart. It needs to be respected and safeguarded every day. Water is being overexploited in various sectors, be it agriculture or industry. With environmental imbalance, changing weather patterns and irregular rainfalls, an action plan for water conservation becomes even more important. Ministry of Jal Shakti, Government of India is working holistically to address these issues. Namami Gange is restoring the purity of Ganga. Har Ghar Jal program has empowered women and households to live more productive lives, eliminating exhaustive task of collecting water. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is envisaging adoption of precious irrigation and ensuring per drop more crop. Jal Shakti Abhiyan is ensuring that scarcity of water does not become an inhibitor for the development in the country. Atal Bhujal Yojana is improving groundwater in several states. Amrit Sarovar across the nation is boosting water security for the future. With these iconic schemes, the nation is strengthening Jan Bhagidari. Common people, farmers, industrialists, and children especially need to make water conservation a part of their ethics. Only then we will be able to give a better and safer tomorrow to the coming generations. We need to march ahead in the field of water conservation and ensure water secured future. This World Water Day, let's accelerate the change and also be the change, because the change starts with you. Second, वो सर और नजीक में आ जाइएगा। रुकना भाई, एक बार नहीं, 2 सेकंड रुकना। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर ए के घोष सर ने अभी अभी जानकारी दी, आगे प्राप्त हुआ NHI के रोड के विषय में और आपके यहाँ व्यापक संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाने की जो मुहिम चल रही थी, निश्चित ही तौर पर अभूतपूर्व। बिल्कुल, जब हम पहले पटना से बक्सर जाया करते थे तो कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब बनारस तक काफी कम समय में हम पहुंच जाते हैं। उसके आगे बिल्कुल दिल्ली तक बहुत कम समय में संभव कर रहे हमारे माननीय मंत्री जी ने। और आपको बताते चले कि इसके पहले जब आप परिवार कल्याण मंत्रालय में थे तब आपने व्यापक तौर पर बहुत कार्य किए, और आप जिसे हम सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं, अनुनय करते हैं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पद को आलोकित करने की असीम कृपा करेंगे। जोर
हाँ, भाई अंधेरा से उजाला में जाना चाहिए, सबका एक प्रयास होता है। मुझे खुशी है कि आज मैं भारत सरकार के इस जो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस क्षेत्रीय जो कार्यशाला है, रीजनल वर्कशॉप नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट, इस कार्यक्रम के दौरान मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे इसका न्योता बहुत पहले मिला था, लगभग 1 माह पहले, और शादी समारोह में भी हमारे और आप सब लोगों ने आके वहां भी कहा कि आना है। और वास्तविक में मुझे आज अपने ही विभाग का पर्यावरण मंत्रालय की ओर से देहरादून में कार्यक्रम लगा हुआ, मैंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़वाया, 22 तारीख किया। और फिर मुझे लगा कि एक तो इतने दिनों के बाद जल से मिलना हो, जल बोर्ड, और इतने पूरे बिहार झारखंड जो हमारा ही बिहार का पार्ट रहा, उड़ीसा भी पहले बिहार के साथ ही थे, और जल के ऊपर आप सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। वहां मैं कुछ जाकर के कुछ जानकारी इकट्ठा करूँ, और मेरा स्वभाव है, जब मैं जल के बारे में बहुत, मेरी प्रारंभ से इच्छा रही है, और सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो स्वाभाविक है जल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उसके बारे में कैसे जल को उपयोगी बनाया जाए लोगों के जीवन के लिए। जल एक कितना आवश्यक है, इसको एक अभियान नहीं, एक जन आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता है। अभियान तो हम चला रहे हैं, जन अभियान भी चल रहा है, किंतु इसका एक जन आंदोलन के रूप में कि जल हमारे जीवन के लिए कितना अनिवार्य है। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आपने न्योता दिया, और यहाँ हमारे शिक्षक वृंद कह सकते हैं, बिहार के जाने माने और एक ऐसे प्राध्यापक जिनका बहुत ही जल से संबंधित और अन्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बिहार राज्य के, पहले एन कॉलेज में आप विभागाध्यक्ष भी रहे। और सौभाग्य देखिए, जिस जिला से मैं आता हूँ, आप भी वहीं के रहने वाले हैं, भागलपुर। तो हम दोनों एक ही गांव, एक बगल बगल के, इनका जो गांव मेरा दरियापुर, दोनों पड़ोस के हैं। सर से हम अंगिका में भी बात करते हैं। और मुझे सौभाग्य होता है अंगिका में बात करने का, चाहे बड़ी सभा हो या कहीं भी यहाँ आए, तो मुझे देख के बड़ा आनंद आया। तो ऐसे डॉक्टर एक घोष साहब जो अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं, मैं श्री टीवीएम सिंह से जो ठाकुर बीएन सिंह, जिन्होंने रिपोर्ट पहले पेश किया, सदस्य हैं केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड फरीदाबाद में आजकल, प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे जी जो अध्यक्ष भी है, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण पदाधिकारी भी है, और जियोलॉजिकल साइंस कॉलेज के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप विभागाध्यक्ष थे, जहां मैं पढ़ा करता था। और जियोलॉजी मेरा पास कोर्स का था, जियोलॉजी ऑनर्स था और जियोलॉजी पास कोर्स था। आरसीपी वो आरसीपी से ना जियोलॉजी में थे, और आरसी से ना जियोलॉजी। बहुत उन सब लोगों का आशीर्वाद मिला है।
तो मुझे बहुत खुशी है कि आज पांडे जी उस पद पर वहां विराजमान हैं। हमारे श्री पी के मल्होत्रा साहब जो महापात्रा जी उड़ीसा से आते हैं, क्योंकि महापात्रा जी और क्षेत्रीय निदेशक हैं केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड भुवनेश्वर। हमारे श्री राजीव रंजन शुक्ला जी जो कार्यालय प्रमुख केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड पटना के हैं। सभी ऐसे आए हुए स्वयंसेवी संगठनों के अन्य प्रतिनिधिगण, हमारे नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, यहाँ मैं देख रहा हूँ विश्वजीत चक्रवर्ती जी, आप भी यहाँ विराजमान हैं, और गणेश प्रसाद जी, प्रेम कुमार जो चेयरमैन है वन एवं पर्यावरण बोर्ड के, दो चेयरमैन वन एवं पर्यावरण बोर्ड के प्रेम कुमार जी, और हमारे बहुत सारे पुराने साथी मित्र मैं देख रहा हूँ पांडे जी, और सब लोग यहाँ कक्ष में विराजमान है। नवीन बहुत सारे लोग चिर परिचित है। मुझे खुशी हुई कि यहाँ आकर के, और जब मैं उतरा तो ओझा जी ने मुझे कहा कि कार्यक्रम में चलना है सीधे, तो मैंने कहा मैं सीधे चलने के लिए आया, कहना नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने हल्का फुल्का लिया है, यहाँ से जाने के बाद ही भोजन करूंगा। तो पहले कार्यक्रम में विलम्ब होगा क्योंकि आपका कार्यक्रम प्रातः काल का सर, तो मैंने आग्रह किया कि भाई अगर सायंकाल का मान लीजिए, तो मैंने तिथि तो अपना ठीक कर लिया, लेकिन टाइम पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में करके पहला सत्र क्वेश्चन आवर भी था, लेकिन पार्लियामेंट अवरोध रहा, इस कारण मैं नहीं आ पाया। हमारी दूरदर्शन से जो संचालिका है, आज के मंच का संचालन करने वाले दूरदर्शन में है ना जी, श्रीमती रूपम जी ना, श्रीमती रूपम जी, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा संस्कार क्षेत्र कार्यक्रम आपने कराया। बुंद बुंद से ही घड़ा भरता है, इस बात को आपने एक अच्छा संदेश देने का काम किया। एक बूंद जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, और इस घड़ा को आपने भरा। माता मतलब पृथ्वी माता को एक तरह से कह सकते हैं कि आज जल की आवश्यकता है, तो हम एक एक बूंद के जल की कीमत को समझें। और सचमुच जैसा कि कहा गया है जल ही जीवन है, और आप सब जानते हैं कि हमारा संस्कृत साहित्य जो जल की महिमा और उसके गुणगान से भरा हुआ है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, वह श्लोक है यंतु मेघे समुद्रशिष्टं वारितत प्राणिनां द्विज उष्णात् औषधया सर्वा जीवना या मृतम ही तत्। ये विष्णु पुराण में ये श्लोक है। इसका मतलब कि जो जल मेघों द्वारा बरसाया गया है, बरसाया जाता है, वह प्राणियों के लिए अमृत स्वरूप है, और वह जल मनुष्यों के लिए औषधियों का पोषण करता है। तो आप समझ सकते हैं जल कितना, ये अनादिकाल से, प्राचीन काल से मनुष्य के लिए तो जीवन है ही, और औषधियों के पुष्पन पल्लवन उसके लिए जल नितांत आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। परंतु आज दुखद स्थिति है कि हमें इसके लिए कार्यशाला करना पड़ता है, लोगों को जलाने के लिए, जगाने के लिए और जल की उपलब्धता के लिए कार्यशाला का आयोजन भी हो रहा है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको सुरक्षित करना ये आवश्यक पड़ रहा है। तो निश्चित ऐसा कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वह जल के लिए ही होगा।
कि विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, ये संकेत भी हमें मिल चुका है। और इस कथन के आधार पर आने वाले भविष्य में जल संकट का अनुमान हम और आप इसको लगा सकते हैं। और इसलिए जल की महत्ता, जल की उपयोगिता और स्वतंत्र भारत के इस अमृत काल में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो जल की उपलब्धता और उसके संकट, इस पर आयोजित एक महत्वपूर्ण आज जो कार्यशाला, क्षेत्रीय कार्यशाला है, उसमें आप लोगों ने आयोजन किया। उसमें काफी अच्छी सहभागिता भी रही और आपने बहुत जागरूकता पैदा किया है। इसके लिए मैं आप सभी पदाधिकारियों को, आप सभी कर्मियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मानवता के लिए जहां तक पीने योग्य जल की उपलब्धता बड़ा ही संकट बन गया। मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा, और पीने के लिए जो भूमि पर उपलब्ध जल है उसका स्तर बहुत नीचे गिरते जा रहा। मैं अभी गांव गया था, कुछ पारिवारिक दुखद घटना घट गई थी और मुझे 7-8 दिन घर पे रहने का मौका मिला गांव में, बहुत दिनों के बाद। तो कई घरों में, ये मैं फरवरी महीने की बात कर रहा हूँ, कई घरों में चापाकल बंद हो चुके, कुआं सूख रहा। मेरे घर में एक कुआं है, बहुत ही मीठा जल, और गांव गांव से लोग उस जल को पीने आते हैं। उसका भी बहुत जमीन के स्तर से नीचे चला गया है। तो मैं चिंतित हो गया। मैंने वहीं से पीएचईडी विभाग के इंजीनियर इन चीफ को टेलीफोन किया गांव से कि भाई आ जाइए, फरवरी का मौसम है और ये हालात पैदा हो गई है। मैं देख रहा हूं कि लोग बाल्टी ले ले करके गांव में, और मैंने, जब मैं पीएचडी मंत्री था तो उस समय पानी का टंकी पूरे बिहार में लगवाया, बहुत बड़ी संख्या, और मैंने अपने गांव में भी लगाया। तो मैंने देखा कि वो पानी के टंकी पर जो टूटी चल रहा है, अभी तक कई घरों में अभी पानी नहीं पहुंच पाया है। तो लोग जा करके टूटी से भर रहे थे, आ रहे थे, और कई गांव के वार्डों में पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। हाहाकार हो गया था फरवरी के महीने। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति आने वाले मार्च अप्रैल में और क्या होगा। तो मैंने वहीं से राज्य सरकार को संकेत दिया कि भाई ये हालात है, ये गंभीर स्थिति जब यहाँ है तो कैमूर के पहाड़ी में क्या स्थिति होगी। पानी का संकट इतना जबरदस्त है, लोग इसको समझते नहीं है। और मैंने बातचीत करके कुछ समाधान कैसे हो, इसके लिए क्या सरकार का अब योजना, 2 साल से मुझे ग्रामीणों ने बताया, मेरे पास कागज भी दिया, पता नहीं आज भाई हमारे पीए कोई हो तो बैठो, वो कागज जरा ऊपर रखना, ताकि मैं जाते जाते पीएचडी के इंजीनियर इन चीफ को बता दूं। अब आप सोच सकते हैं, 2 साल से गांव के अंदर वो उसका डीपीआर बन करके भेजा गया है वहां के इंजीनियर के द्वारा, लेकिन 2 साल से पड़ी हुई है। अब वहां गांव में लोग पानी पीने के लिए मांग कर रहे हैं, और राज्य सरकार समय पर अगर पानी ना दे, कोई भी सरकार, तो सरकार किस बात की। हमें पीने का संकट है। मैं कैमूर गया था कुछ महीना पर, वो हमारा लोकसभा क्षेत्र, मैंने दिशा की बैठक किया था, जो दिशा की बैठक भारत सरकार की ओर से हर संसदीय क्षेत्र में होता है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ 4 जिले का। तो मैंने उस बैठक में जब कहा, लोग, जब पंचायत के प्रतिनिधि भी वहां बैठे थे, एमएलए एमपी बैठे थे, सब लोग समस्या के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने कहा समस्या तो आप बता रहे हैं, लेकिन किसी सरकार के बलबूते पर आप केवल अगर सोचेंगे तो उतना नहीं होगा। सरकार तो निश्चित रूप से सहयोगी होता है, सरकार का दायित्व भी होता है और सरकार का कर्तव्य भी होता है, लेकिन हम और आप जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से हमें भी विचार करना होगा। हमें क्या करना, सुबह उठिए, पूरा टूटी खोल दीजिए, और जितना पानी चल रहा है चलने दीजिए, मुंह धोते हैं तब तक टूटी चल रहा है,
अब बताइए ये होता है ना, कई घरों में कई बच्चे परिवार के लोग जो करते बच्चे भूल से कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि सुबह मुंह धोने में कितना पानी खर्च करते हैं। इसको बचाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और मैं इसलिए यहाँ के माध्यम से, यहाँ मीडिया के भी बंधु हैं, हमारे सभी मीडिया पर्सन्स यहाँ आए, तो हमारे मीडिया के भाइयों के माध्यम से यह संदेश राज्यों में जाना चाहिए, देश भर को ये संदेश मिले तो अच्छा रहेगा। कहा गया है कि जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से मानवता के लिए जो पीने योग्य जल है वो उसकी उपलब्धता और भी संकट हो गया। अब जहां तक पीने के लिए भूमि उपलब्ध जल है उसका स्तर नीचे गिरते जा रहा है, ये हम लोग सब समझ रहे हैं। भूजल का स्तर न गिरे उसके संवर्धन की व्यवस्था भी हमें करनी होगी, सरकार भी कर रही है। भूजल पुनर्भरण उसकी तकनीकी को अपनाना होगा। और तीसरी बात, जो वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अब मैं जब पीएचडी विभाग का मंत्री था तो हमने एक यात्रा निकाली और पहले पता नहीं पीएचडी विभाग को लेना नहीं चाहता, और मैंने कहा मुझे यही विभाग दे देना। मैं नगर विकास से पीएचडी में आया, मैंने गांव गांव में बिहार ग्राम गौरव यात्रा निकाली। दो बातों से, पहली बात कि जो घर घर में शौचालय नहीं है तो मैंने अपने गरीब ऐसे दीन जो खास करके अनुसूचित जाति के जो वर्ग के लोग उनके घरों में जाकर बिहार के 38 जिलों में हमारी यात्रा गई, और मैं जाड़े के महीने में 3 महीने तक लगातार 3 साल तक यात्रा किया और गांव में ही रहते थे, उनके साथ सुबह श्रमदान करते थे। और श्रमदान के क्रम में मालूम है उस समय के समाचार पत्रों में देश भर में ये समाचार है, दुनिया के बीबीसी लंदन के वहां से भी प्रसारित हुआ कि भाई एक पागल मंत्री है तो गांव में ही जाता है और श्रमदान करके वहां शौचालय बनवा रहा है। बिहार में एक भी 5000 शौचालय उस समय थे, 2008 की बात कर, और उस समय हम लोगों ने 3 साल यात्रा निकाल करके गरीबों के घर में केवल श्रमदान के माध्यम से, और मैंने एक नारा दिया था, घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। ये नारा मैंने, और जहां जहां जा रहा था वहां बिटिया को ही एम्बेसडर बना, गांव गांव में 2-2 बजे रात में। अब लोग कहते थे, अब मैं गया के उस नक्सलवादी क्षेत्रों में भीतर घुस गया, गांव में कार्यक्रम करने लगे। अब पुलिस वाले परेशान हैं कि मंत्री जी गांव में जा रहे हैं 2 बजे रात में, वहां कार्यक्रम हो रहा है, नक्सलवाद है। इधर अररिया गया, डीजी का खबर आ गया कि मंत्री जी को किडनैप कर लिया नक्सलियों ने। लेकिन मैं रात में उनके नक्सलियों के गांव में कि आखिर ये नक्सल क्यों बने, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो ये बात होकर के वो इस हालात में क्यों पहुंच रहा। और मैंने वहां जाकर के उनके बीच घंटों बिताया और कार्यक्रम किया, घर घर से लड्डू खाने को मिला। इधर पुलिस वाले परेशान थे, डीजीपी हेडक्वार्टर से यहाँ वायरलेस पर लगातार, मैं मंत्री जी को किडनैपिंग करके ले गया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। लेकिन बाजे गाजे के साथ मुझे लोग ले गए और बाजे गाजे के साथ फिर मैं वापस आया। तो हम लोग जनता के आदमी हैं, जानते हैं, जनता के नब्ज को पहचानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सुदूर संवेदन जो उपग्रह आधारित चित्रों के विश्लेषण जैसा आपने किया है यहाँ, और जो भौगोलिक सूचना प्रणाली जो जीआईएस मैपिंग, उसके द्वारा जो भूजल संसाधनों के प्रबंधन और साथ साथ उसमें जो सहायता मिल रही है भूजल की मॉनिटरिंग और उसके प्रबंधन में, ऐसी तकनीकों का हम उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए,
उसको दिए जाने की आवश्यकता है। जल हमारे ग्रह जो पृथ्वी पर एक आवश्यक संसाधन है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि खगोलविद पृथ्वी के से अलग अलग जब किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश करते समय सबसे पहले इस बात का पता लगाते हैं कि उस ग्रह पर जल है या नहीं। चंद्रमा पर जहां जहां भी हमारे साइंटिस्ट गए तो पहले जल का पता लगा कि वहां जल है कि नहीं। तो पृथ्वी का 3/4 अर्थात 75% जो भाग है वो जल से आच्छादित है, इसमें कई लोग, और उसमें पीने योग्य जो स्वच्छ जल उसकी मात्रा बहुत ही कम है। हमारे यहाँ साइंटिस्ट लोग भी बैठे हैं, स्वयं यहाँ पर बैठे हैं, और हम जानते हैं कि बिहार में एक तरफ आर्सेनिक है और दूसरे तरफ फ्लोराइड है। और मेरा सौभाग्य देखिए, मैं बिहार में तो पीएचडी मंत्री था तो उस समय, और मेरा घर भागलपुर था, तो लोग कहता कि केवल भागलपुर के लिए किए, हमने पटना के लिए, बिहटा के लिए, बेगूसराय के लिए, बक्सर के लिए, पूरे बिहार में 15,000 करोड़ की योजना, उस समय 15,000 करोड़ की योजना आर्सेनिक जल से मुक्ति के लिए बनाया। लेकिन आज दुर्भाग्य कि अभी तक मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि 2010 से 11 की योजना फलीभूत नहीं हो पा रहा। कैसी सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं। सरकार में चाहे मैं हूं रहूं या कोई जरूरी नहीं कि मंत्री मैं आज हूं कल मैं रहूं या ना, लेकिन सरकार की योजना जमीन पर उतरनी चाहिए। यहां तो लूट बचा हुआ है, लूट तंत्र बचा हुआ है, और बिहार में आर्सेनिक जल पी करके लोग मर रहे हैं। मैं गया था जब स्वास्थ्य मंत्री था, तो उस समय बिहार का पीएचडी के बाद में स्वास्थ्य में आया, वहां भी मैंने यात्रा निकाली 3 साल तक। और बिहार के अंदर आपको मालूम है कि पहली बार 11,000 गांव में स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मेला लगा, और 3 साल में 33,000 गांव में विश्व में ये रिकॉर्ड है। तो मैं जो काम करता हूं जमीनी हकीकत से सट करके काम करता हूं। पीएचडी में भी आप गए थे भागलपुर में, सभी जगह अंत में वहां राज्यपाल महोदय भी गए थे, मुख्यमंत्री महोदय भी गए थे, और महोत्सव मनाया गया था। सारे बिहार से आने के बाद अंत में महोत्सव, और हम लोगों ने स्टीमर पर जल की चर्चा, जल पर एक सेमिनार भी रखा था, जिसमें विद्वान और सभी इस प्रकार के जल के एक्सपर्ट लोग भी वहां आए। मेरा ये कहना है कि आज सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और मैं जब 2014 में एमपी बन के गया तो मुझे कहा गया कि आप किस कमेटी में रहेंगे। मैंने कहा कि 2 कमेटी में अगर आप दे सको तो अच्छी बात है, एक जल और दूसरा बिजली। तो मैं दोनों कमेटी में रहा, और मेरा जब तक मैं मंत्री नहीं बना था तो मुझे बहुत लाभ मिला। आपके सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन हर सप्ताह 15 दिन में हम लोग बैठक करते थे, और उनके साथ सारी साइंटिस्ट हमारे जोशी जी, विद्वान डॉक्टर मुरलीधर जोशी, जो देश के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और बहुत आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, शिक्षाविद हैं, तो उनकी अध्यक्षता में हम लोग बैठक करते थे। दिन भर घंटों बैठक होती थी, और हम लोगों ने पूरे देश का मैपिंग किया कि कहाँ हमारे आर्सेनिक जल से प्रभावित जगह जगह जो है, उस पर कई रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया। हिंदुस्तान के अंदर ये पहला ये होगा कि उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने दर्जनों रिपोर्ट वहां उसको पेश किया, और उसको उसके अनुसार काम शुरू हुआ। और उसको ही देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण योजना, यह जो आप देख रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय का एक नया मंत्रालय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका गठन किया, और साथ ही जो दूसरा उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जल को गांव घर घर कैसे पहुंचाया जाए, इसकी चिंता उन्होंने की। पहले भी सरकारें थी,
आजादी के 75 वर्षों में कितनी सरकारें आई और गई, वो रिपोर्ट पेश होता था, पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाता था, कूड़े के भंडार में चला जाता। पहली सरकार, ये संवेदनशील सरकार, केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने उस पर पूरी कमेटी को बैठा करके जांच करके बैठाया और फिर मंत्रालय के माध्यम से ये सारे काम कैसे अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, हमारे वैज्ञानिकों को उत्साहित करते हुए, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो निश्चित रूप से हमें और भी अच्छी बातों की जानकारी दे पाएंगे, तो वो काम किया गया। मुझे लगता है कि आज सचमुच में हमें उसकी आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि हमें सरकार को भी, सरकार के चाहे मंत्रिमंडल में कोई हो, किसी की सरकार हो, वो जनता के लिए ही स्वीकार्यता होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कई राज्यों में और बिहार में भी, मैं बिहार का हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, और दोनों ही क्षेत्र में, हमारे बक्सर में भी जहां मेरा कार्य क्षेत्र है और जहां मेरा जन्मभूमि है और कार्य क्षेत्र भी रहा है भागलपुर, दोनों जगह आज अभी तक वो योजना पूरी नहीं हुई है। इसका मुझे कष्ट, और इसलिए इस कष्ट के कारण मैं ये बात कह रहा हूं। मुझे लगता है सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को और राज्य सरकार को अविलंब एक जो हमारे सभी जगहों पर जो, चाहे वो फ्लोराइड की बात हो या दोनों प्रकार के जो हमारे जल में आज पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जल प्रदूषित हो चुका है। और मैं बात, जब मैं वहां गया था, टाटा हेल्थ में मिनिस्टर था, मैंने गया था वहां टाटा इंस्टीट्यूट में, कैंसर इंस्टीट्यूट में, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। अब वो गंगेटिक जोन जो है बक्सर से लेकर के और बेगूसराय भागलपुर तक, गॉल ब्लैडर में कैंसर, इसका उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, डॉक्टर बड़वे जो डायरेक्टर, और वहां मैं रह करके, और उसके ज्वाइंट डायरेक्टर है पंकज चतुर्वेदी, आज भी है। मैं लगातार उनसे बातचीत करके मैंने कहा कि बिहार के 20 से 25% लोग वहां कैंसर के पेशेंट हैं, अगर पूरे देश का है तो 25% लोग कैंसर का, उस 25% में उन्होंने कहा कि गॉल ब्लैडर का कैंसर ये ज्यादातर इन क्षेत्रों का पाया जा रहा है, ये गंगा रीजन का। उन्होंने बताया, एक एक जगह का डाटा हमने उनसे दिया, डाटा कलेक्ट करवाया 2 साल में। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसलिए दोनों ही दृष्टिकोण से आवश्यक है, लोगों को शुद्ध पानी भी मिले और बीमारी से, कैंसर से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर भी हमें शोध करने की आवश्यकता है, इस पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा मैं कह रहा था कि पृथ्वी का लगभग 97.2% जल जो है सागरों में है या महासागरों में, और पूरी तरह से, और 2.15% जो है वो बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में। ये 100% जल इस प्रकार से हमको मिलता है, और मात्र 0.6% जो भूमिगत जल, जिसका आपने अभी ये जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स का जो आपने ये पेश किया, तो भूमिगत जल जो है मुश्किल से 0.6% भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। ये जियोलॉजिस्ट जो है इसको हर तरह से उसके सर्वे करके और इस बात को समय समय पर निकालते रहते हैं। और यूनेस्को की जो अभी 1994 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसमें पृथ्वी पर ताजे और स्वच्छ जल की मात्रा जो उपलब्ध है वो कुल जल भंडार का मात्र 0.01%। अब आप सोच सकते हैं, भूजल में मुश्किल से जो है 0.6% भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है, लेकिन यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसमें दिया है पूरे विश्व में 0.01% जल ही भूमि के अंदर भंडार, जल के भंडार में से है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है
और चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए आज देश में अमृत काल का जो शुभारंभ हो चुका है, 75 वर्षों में लगभग 65 या 70 वर्षों तक शासन करने वाली चाहे केंद्र की या राज्य की सरकार रही हो, उनका जितना प्रयास होना चाहिए उस प्रयास में बहुत कमी है। और इसी का प्रतिफल है कि आज विगत 9 वर्षों में हमारी केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण जनता की स्थिति को देखते हुए, सारी स्थिति को भी समझते हुए हमने कुछ योजनाएं बनाई है। और मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जब 2019 का केंद्रीय बजट पेश किया था, तो उसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर घर जल योजना ये लाने का उन्होंने बजट में प्रावधान किया और हजारों करोड़ रुपए उस योजना के लिए पूरे राज्यों में खर्च हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना, भले राज्य अपने अपने नाम से योजना बना ले, अच्छी बात है, लेकिन काम तो करो। अभी मैं पंचायतों में जाता हूं, अब हर घर जल योजना लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार का बाजार तांडव नृत्य कर रहा। आप चले जाइए गांव में, कहीं भी आपको मुश्किल से जमीन पर 10% दिखाई पड़ेगा, 90% लूट हो गया। कौन बचाएगा? अब सरकार वहां से पैसा वहां से भेजती है और कोई राज्य सरकार अपना नाम लेकर के अपनी योजना देती है, पैसा हमारा, लेकिन उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। वो जनता का भंडार का पैसा, किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा, लेकिन लूट मचा हुआ, पानी नहीं मिल रहा है। और गांव गांव में चले जाइए, दो रिपोर्ट आएगा कि हर घर को नल से जोड़ दिया। ये बिहार में मैं ज्यादा देख रहा हूँ, मुझे दर्द इसलिए होता है और मैं क्षेत्र में जाता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, तो उस पीड़ा से मैं, चाहे हमारी सरकार बिहार में रही हो या ना रही, मैं इस पीड़ा से व्यथित रहता हूँ। और मैं सरकार के नुमाइंदे को, पदाधिकारियों को समय समय पर उनका क्लास भी लगाता हूँ। तो ये स्थिति बड़ा ही बदतर हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि हर घर जल योजना का जो 2024 में हमने तय किया है कि हर घर में नल से जल उपलब्ध 24 तक हो जाए और 15 अगस्त 2019 तक भारत के केवल 16.89% 16.89% इतने ही परिवारों तक नल से जल की पहुंच थी। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने जो ये योजना किया है, कई राज्यों ने बहुत अच्छे काम किए। केरल जाता हूँ, कहीं तमिलनाडु जाता हूँ, गांव गांव में जाता हूँ, वहां पानी पहुंच गया केंद्र की पैसा का, लेकिन मैं अपने राज्य में देखता हूँ कि लूट हो रहा। आखिर ये लूट कब तक चलता रहेगा? लूट को बंद करिए, नहीं तो किसी का कल्याण नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जहां 16.89% 2019 तक भारत के परिवारों तक नल का जल पहुंचा था, अब हम 22 के ये आंकड़े भारत सरकार का कि 50.73% पर आज पहुंच गए। इतने घरों में हम नल जल दे चुके हैं। अर्थात प्रधानमंत्री जी ने जब से ये योजना की शुरुआत की जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से, तो 8,21,26,000 से अधिक घरों तक, परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। हमारे जो किसान भाई हैं, चाहे गैर भाजपा सरकारों ने किसानों को कभी भी मुख्य धारा से उनको अपना भाग समझाई नहीं, जिसके कारण आजादी के 75 सालों के बाद भी आज किसान गरीब है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसानी भी हमने किया है। और मैं अभी 7 दिन गांव में रहा तो खेतों में गया कि भाई क्या मसूर कितना हुआ, तो उपजा के लाया एक छोटा सा भूभाग में, तो 2 क्विंटल मसूर हमको उसने ला करके दिया, 2 क्विंटल। तो मुझे लगा कि भाई मसूर का दाम कितना है, अगर और बड़े भूभाग में डालते तो और मशहूर होता, लेकिन उनको फसल को सिंचाई के लिए ठीक है
गर्म पानी हो सके। तो निश्चित रूप में उसकी कमी है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने 15-16 में ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी शुभारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य हर खेत को पानी, तो हर घर को पानी और हर खेत को पानी। जो हमारी पूर्व सरकारों में और अटल जी कहा करते थे, हर खेत को पानी और हर घर को पानी, वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार घर घर में उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राज्यों सरकार के सहयोग से राज्य सरकार उसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले तो ये काम जल्दी पूरा होगा, इसमें कहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा सभी राज्य सरकारों से, जहां तक चाहे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं, हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन हैं। आप जानते हैं कि फॉसिल ईंधन से मैं कल दिन भर वायु पर चर्चा बैठक कर रहा हूँ। काफी अच्छी बैठक, देश भर की वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। तो वायु भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। तो वहां हम लोग फॉसिल ईंधन से चर्चा कर रहे थे। 20% एथनॉल मिलाने की बात हो, सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है। 10% जहां बनाना था, हमने 20% बनाने का लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा करने का हमने तय किया। उसी प्रकार 131 शहरों में जो वायु की गुणवत्ता में सुधार की बात हो रही है, इसको कैसे लाया जाए, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काफी हद तक आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, केंद्र का और राज्यों का भी। साथ साथ जो अधिक प्रदूषण वाले शहर है, वहां हमने गाड़ियों का जो BS4 वाहनों को BS6 में हमने बदल दिया। तो ये सभी उपलब्धियां हमें कार्बन का उत्सर्जन को कम करने के लिए ये काम चल रहा है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1 ड्रॉप जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, तो मोर क्रॉप, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक बूंद जल से हम कितना अधिक से अधिक अपने फसल को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अंतर्गत 32.697 लाख हेक्टेयर भूमि को 2020-21 तक इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हमने उसको कवर किया। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और वाटर डेवलपमेंट कंटेंट के अंतर्गत 6382 प्रोजेक्ट, 6382 प्रोजेक्ट्स इस पर काम शुरू किया गया था। इनमें से 5245 प्रोजेक्ट पूरे हो गए थे और शेष पूरे होने वाले हैं। स्थिति यह है कि 6 फरवरी 22 जब राज्यसभा में श्री विंदेश्री टुडू द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, उसके उत्तर में राज्यसभा में जल शक्ति मंत्रालय जो द्वारा ये सारे आंकड़े दिए और वो आंकड़ा मुझे ध्यान में आया, मैंने आपके सामने उस आंकड़े को रखा। हम सब इन प्रयासों के बावजूद भी जो भूमिगत जल है उसके स्तर में कैसे गिरावट जो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे अनेक कारण है और हम सब उस कारण से भी वाकिफ होंगे। उनमें जनसंख्या, उद्योगीकरण और शहरीकरण के इस होड़ में, और साथ साथ जो अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग उससे उत्पन्न जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये कई कारण उसके हैं। और सन 1901 में हुई प्रथम जनगणना के समय भी भारत की संख्या 23.8 करोड़ थी, लेकिन अब वो संख्या 140 करोड़ और अमृत काल पूरा होने तक, यानी अगले 25 वर्षों में ये संख्या 165 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो मैं कह रहा था कि 1001 में जनसंख्या 23.8 करोड़ थी और अब वो जनसंख्या अभी 140 करोड़ का
और अमृत कार्यालय अगले 25 वर्षों में जब समाप्त होगा अमृत का, तो 25 वर्षों में 165 करोड़ तक हमारी जनसंख्या जा सकती है, जाएगी। इसलिए पेयजल का कितना भयंकर दबाव हम पर पड़ेगा, इसको अगर हमने भविष्य के लिए ये तैयार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगा, हमारे पोते परपोते छरपोते क्या कहेंगे, कैसा था मेरा दादा, कैसा था मेरा छरदादा परदादा परनाना, कि मेरे लिए पानी भी नहीं बचा सका। यह कलंक की टीका को मिटाने के लिए हम सब लोग इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दें, केवल सरकार पर ही नहीं, हम जनता स्वयं इसके लिए जागरूक हो और हमें जागरूक बनने की आवश्यकता है। और जहां तक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, आजादी के 75 वर्ष पहले, प्रत्येक व्यक्ति की जल की औसत उपलब्धता 5000 घन मीटर प्रति वर्ष थी, और आज 2000 में यह घटकर कितना हो गया, तो 2000 घन मीटर प्रति वर्ष रह गया, और 2050 तक ये प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1000 घन मीटर प्रति वर्ष से भी कम हो गई है, संभावना है। और 2050 तक क्या होगा आप समझ सकते हैं। और इसलिए, और उसमें भी वो भी शुद्ध नहीं, प्रदूषित जल, शुद्ध जल का तो छोड़ ही दी। तो मुझे लगता है कि एक और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से जो वर्षा का जल चक्र गड़बड़ हो गया है, जिससे वर्षा भी समय पर नहीं होता, वर्षा की मात्रा भी कम हो गई है, हमें उसके लिए भी चिंतित होना। इसलिए हमें दूसरी ओर जो वृक्षों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, वन क्षेत्र कंक्रीट में परिवर्तन हो रहे, हमें पक्की सड़क चाहिए। और गांव में जाता हूं ना, तो ऐसा है कि हमारा की सड़क नहीं के बनल बा, मैं कहता हूं कि सुनो, कि सड़क बन जाए ना तो कल होके पानी का पीबो, अब वर्षा के पानी जाए कैसे होगा। जब समझाते हैं तब उसको लगता है अरे बाप रे बाप। अब घर से निकलो तो केवल पक्की सड़क, शहर पत्थर कंक्रीट, तो पानी, जो वर्षा का पानी जल नीचे जाएगा तब ना भू स्तर बढ़ेगा, तो नीचे पानी जाने का साधन ही नहीं रहेगा, तो कैसे भू स्तर जमीन का बढ़ेगा। और इसलिए जमीन का जल स्तर कितना नीचे जा रहा है, हम सब लोगों के लिए गंभीर चुनौती है। लोग भले ही कह दें कि हमें पक्की सड़क चाहिए, पक्की सड़क बनवाइए, हम तो इस मत के कि अब ये कंक्रीट और सीमेंट का पक्की सड़क नहीं होना चाहिए। ये सीमेंट कंक्रीट एनएच कोई बना दिया वो अलग बात है, लेकिन गांव में जो हर गली में जो सड़क बन रहा है, पीसीसी, बहुत कष्टदायक होगा भविष्य के लिए, ये सुखद नहीं। तो इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए कि हम पक्की सड़क दें जरूर, लेकिन जमीन में पानी कैसे जाए, उसकी व्यवस्था कैसे हो सके, उसके लिए एक सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ जो मैंने कहा वृक्ष का कटना, इसलिए पौधे लगाइए, तो एक पौधा लगाइए 10 बच्चों को, जैसे 10 बच्चे आपको, जितने धर्म आपको पुण्य मिलेगा 10 बच्चों को पालने पोसने में, उतना एक पेड़ लगा। तो हम वृक्ष लगाएं, और जो प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की बात कही है पूरे विश्व को, ग्लासगो सम्मेलन कि 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन हमको नेट जीरो करना है, तो कार्बन का उत्सर्जन भी नेट जीरो करना है, और हमें पर्यावरण और प्रदूषण को नियंत्रित भी करना है। और तीसरा, बढ़ते तापमान से वनों को लगने वाली जो आग है, अब तापमान इतना बढ़ रहा है कि वनों में अपने आप आग लग जा रही है, और अच्छे अच्छे वन जल रहे हैं, तो हमें उससे भी, संकट से भी, वन संपदा भी उससे नष्ट हो रहा है, और प्राकृतिक जल स्रोत भी जो वनों के अंदर है वो भी नष्ट हो रहा है, वो जल स्रोत भी सूख जाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि भूमि के अंदर जो जल भंडारण न होने के कारण भूजल स्तर बुरी तरह से प्रभावित भी हो रहा है। तो मुझे पिछले कुछ दशकों से जो केंद्रीय भूजल बोर्ड, इसके अनेक पदाधिकारियों से, चेयरमैन से और कई पदाधिकारियों से हमारी चर्चा होती रहती है। मैं अभी कुछ दिन पहले केरल जा रहा था, तो हमारे बगल में ही
केंद्रीय जल बोर्ड के बहुत सारे अभियंता और साइंटिस्ट, उन्होंने मुझे पूरा 3 घंटा, 2.5-3 घंटा कोचिंग तक मुझे ट्यूशन पढ़ाया। वो सारे बहुत अच्छे अच्छे केंद्रीय जल बोर्ड के रिसर्च करने वाले ऐसे वैज्ञानिक मेरे, सचमुच में मैं तो दाद देता हूँ अपने उन वैज्ञानिकों का। तो आपके द्वारा जो शोध हो रहा है, जो आप इस पर लगातार, सरकार उसको बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन उसको जमीन पर धरातल पर अब रिसाइकलिंग की व्यवस्था कैसे हो, कैसे हम जलों का जो संचयन करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कैसे और उपयोगी बनाया जाए, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हमारा जो मूल मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो प्रयास है यही मूल मंत्र है। अकेला चलो नहीं, सबको साथ लेकर चलो। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आज का जो यह कार्यशाला हुआ है, ये कार्यशाला सदियों तक हमें याद दिलाएगी। और जब तक हम जनता को नहीं जोड़ेंगे, जनता जब तक नहीं जुड़ेगी, तो निश्चित रूप से ये बूंद बूंद पानी जो कहते हैं, हम 3 नारा देते हैं आपको, बूंद बूंद पानी अनमोल, सारे घर वालों को बोल, बूंद बूंद पानी अनमोल। मैं बोलता हूं, आप जरा उसका उत्तर देना, सारे घर वालों को बोल, बूंद बूंद पानी अनमोल। अरे भाई, आप इतने हो, मेरी एक आवाज और आप हजारों की आवाज में हो, आप जरा जोरदार आवाज लगाइए। मैं कहूंगा बूंद बूंद पानी अनमोल, आप बताएंगे सारे घर वालों को बोल, बूंद बूंद पानी अनमोल, बूंद बूंद पानी अनमोल। अच्छा, बहुत अच्छा। जल है, जल है तो कल है, जल है, जल है, जल है, बहुत अच्छा। और जल ना होता तो यह जग ना होता, जल ना होता, जल ना होता, बहुत अच्छी बात। ये 3 नारे और भी अच्छे अच्छे नारे, ये जन जागरण करने की आवश्यकता है, लोगों को जगाने की जरूरत है, घर घर में, गांव गांव में। इसलिए पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक सहभागिता, केवल जगा दिए, जगह रहो, जगह रहो। गांव में हमारा बेचारा रात में पहरा देने वाला जग्गू पासवान पहरा देता है, जगह रहो, जगह रहो। वो बेचारा ठंडा में भी, गर्मी में भी, और हम इतना जगते हैं, कभी कभी सो जाते हैं, घर का सब सोना चांदी हमारी बेटी बहू का लेकर के चंपत हो जाता है, सो जाते हैं, वो बेचारा पहरा दे रहा है। तो पहरा देना ही केवल नहीं, बल्कि उसको सही में, इसलिए हम लोग गांव में जब पहरेदार पहरा देता है तो घर से लोग खकसते हैं, हाँ हम जगे हुए, हम जग गए, हम जगे हुए, करते हैं कि नहीं करते? अरे गांव का ही बचपन से हम सब लोगों को बंदो, पहरेदार पहरा देता है, उसके जवाब में भी आप इसलिए केवल जागरूकता ही नहीं करिए, बल्कि लोगों के जागरण के साथ उसकी सहभागिता, उसमें आप जुड़िए। तो पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण, लोक सहभागिता, अगर ये सुनिश्चित करेंगे तो ये जन अभियान को एक जन आंदोलन का रूप हमें देने की आवश्यकता है, ताकि जल बचेगा तो हम बचेंगे, जीवन बचेगा। तो मुझे लगता है कि आज के इस कार्यकाल में हमारी भावी पीढ़ी को जल जैसे अनमोल संसाधन से पीड़ित ना होना पड़े, हमें कलंकित ना होना पड़े, इसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने पृथक पुरुषीय विचार के साथ, 100% सिमिलर नंबर के साथ, हम जल का दुरुपयोग न करें और शुद्ध जल कैसे पीने को मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को, आप इतने देर तक हमारी बात को सुने, इसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबका। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे कोविड में बिना हवा का, बिना वायु का कितने लोगों की जान चली गई, तो एक 30 सेकंड अगर
मिला नहीं तो कई लोग प्राण उनका संकट में हो गया, कहीं चले गए। उसी प्रकार से पानी की स्थिति है। तो हमें वायु और पानी दोनों, क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व निर्मित या अधम शरीर। भगवान ने जो ये पंच तत्व की रचना की है, हमें पंच तत्व में विलीन होना, और इसलिए हमें जल की महत्ता को समझते हुए जल जीवन के अनिवार्य है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो महाभारत को हम रोकने में कामयाब होंगे, और नई पीढ़ी को हम सुखदायी बना पाएंगे, हम कलंकित नहीं होंगे। तो मैं आप सबकी शुभकामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। आप सभी सुखी हो, स्वस्थ रहे, मंगलमय हो, आपका परिवार मंगलमय हो, और हर कोई एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा में हम सब लगे रहें। यही भारत की, यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यही भारत की असली हकीकत है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो आज इन सभी विषयों को आपके सामने मैंने विस्तार से रखने का प्रयास किया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत विनती पूर्वक अभिवादन करता हूं, और मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। और मैं, जो आप लोगों ने बार बार मुझे याद करके यहाँ खींच लाया अपने घर में, तो मैं इसके लिए गौरवान्वित भी हूँ। आप सब के कारण आज सैकड़ों लोगों से भेंट होने का अवसर मिला, मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। कुछ मीठा खट्टा अगर सुनने में लगा होगा तो उसको निकाल दीजिएगा, अगर खट्टा हो तो उसको निकाल दीजिएगा, जो मीठा हो उसको अपना लीजिए। मीठा बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। Look up, the sun calls. You shine like it does. Mesmerized by you. Mesmerized. Allure by Malabar Gold and Diamonds.
हर घर, हर पहर, हर गली में पलता है एक ख्वाब, दिए की तरह हम सब के अंदर जलता है। इसका उजाला हमें पहचान देता है, किसी बेजुबान को भी जुबान देता है। फिर धीरे धीरे तप कर ये छोटा सा दिया एक सूरज बनकर उगता है। मगर सूरज कहां कभी रुकता है? सोच पर पहरे कभी लगते हैं भला? सपनों को नजर कभी लगती देखी है? तो खुलकर सपने देखो और आगे बढ़ो। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो। Water holds the utmost importance in Indian culture and society. It supports life on earth and is most precious resource. Major river systems of India like Ganga, Yamuna, Narmada, Mahanadi, Brahmaputra, etc. are pious and sustains life. However, rivers are not just to be worshipped merely when a pilgrim wants to ease their heart. It needs to be respected and safeguarded every day. Water is being overexploited in various sectors, be it agriculture or industry. With environmental imbalance, changing weather patterns and irregular rainfalls, an action plan for water conservation becomes even more important. Ministry of Jal Shakti, Government of India is working holistically to address these issues. Namami Gange is restoring the purity of Ganga. Har Ghar Jal program has empowered women and households to live more productive lives, eliminating exhaustive task of collecting water. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is envisaging adoption of precious irrigation and ensuring per drop more crop. Jal Shakti Abhiyan is ensuring that scarcity of water does not become an inhibitor for the development in the country. Atal Bhujal Yojana is improving groundwater in several states. Amrit Sarovar across the nation is boosting water security for the future. With these iconic schemes, the nation is strengthening Jan Bhagidari. Common people, farmers, industrialists, and children especially need to make water conservation a part of their ethics. Only then we will be able to give a better and safer tomorrow to the coming generations. We need to march ahead in the field of water conservation and ensure water secured future. This World Water Day, let's accelerate the change and also be the change. Because the change starts with you.